हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज और इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर 3 का। अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अगर लिंक वर्क नहीं करती है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और डायरेक्टली सर्च कर लेना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स। मैं पर डे वहां पर जो भी लेक्चर्स अपलोड करता हूं यहां, उसके पीडीएफ नोट्स आपको वहां प्रोवाइड करा देता हूं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप तक सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, बिकॉज हम जो कंप्लीट सिलेबस 12th का विद डिटेल का फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर देना है ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और कोई भी टॉपिक जो आपको देखना है आप उसको सर्च करें, टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के आप सर्च करें। 12th का कोई भी टॉपिक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज बहुत आसान है समझना, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो याद रखो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक अरेंजमेंट है। देखो, पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज किसी तरह का डिवाइस नहीं होता, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसको हम एक बार अच्छे समझ लेते हैं। जैसे देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक प्रिंसिपल है, एक अरेंजमेंट है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं। कितनी? 4 रेजिस्टेंसेस। और 4 रेजिस्टेंसेस में से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता होती है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं होती, और उसी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है? लेट्स से मेरे पास ये मैंने 4 रेजिस्टेंसेस बना दी। अब इन 4 रेजिस्टेंसेस में यहां पर बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना होता है। ये गैल्वेनोमीटर हम जानते हैं क्या करता है कि करंट को डिटेक्ट करता है। अगर करंट का फ्लो इस ब्रांच में होगा तो ये गैल्वेनोमीटर पता कर लेगा। अब यहां पर क्या होता है कि भाई करंट की सप्लाई के लिए हम एक बैटरी लगा देते हैं। ये हमने यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी। समझे? पहले तो बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आगे हम सीखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज करके एक डिवाइस हम बनाएंगे जिसका नाम होगा मीटर ब्रिज। तो हाँ, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा मीटर ब्रिज। क्लियर है नाउ? चलिए, तो अभी समझो। अभी इस व्हीट स्टोन ब्रिज में आप क्या देखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस हो गई जिसको मैं नाम दे दिया लेट से P, ये Q, ये रेजिस्टेंस हो गई R और ये रेजिस्टेंस हो गई S। लेट से ये S एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूंगा। और यहां पर ये जो R है, आप इसको रेजिस्टेंस बॉक्स कंसीडर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स इन द सेंस कि भाई आप इसकी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ये चेंज कैसे होती है, तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स गूगल पे लिखोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा। हाँ, यस, नॉर्मल सी बात समझे कि रेजिस्टेंस बॉक्स में की हेल्प से हम कोई भी डिजायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को सर्किट में ले सकते हैं। क्लियर है नाउ? अभी समझो होता क्या है कि हम इसमें किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तो सबसे पहले समझो, लेट्स से ये हमारे पास एक बैटरी है और इस बैटरी से करंट गया I। ये मैंने बनाया, यहां पे करंट I गया। अब ये I करंट यहां पहुंचा तो इसके 2 पार्ट हो गए। एक हो गया ये I1 और एक पार्ट को हमने नाम दे दिया I2। अब क्या हुआ भाई, I2 करंट नीचे आ गया और I1 करंट यहां पहुंच गया। अब यहां पे I1 करंट आया तो 2 पार्ट हो गए इस I1 के। हाँ, ये लेट से नीचे की साइड आया, गैल्वेनोमीटर में करंट गया तो हमने इसको नाम दे दिया IG। ठीक, इस I1 में से एक पार्ट गैल्वेनोमीटर में गया IG, तो यहां पर कितना पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा I1 माइनस IG करंट। ध्यान से समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, टेंशन मत लो। ठीक, अभी समझो, अभी क्या हो रहा है कि IG करंट ये नीचे आया, IG करंट ये नीचे आया और यहां पे आया I2 करंट। तो भाई यहां पर कितना करंट आएगा? तो हमने लिख दिया कि यहां पर जो करंट आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी, कितना करंट देखने को मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा, यहां से आया IG, यहां से आया I2, तो ये मिल जाएगा आपको यहां देखने को I2 प्लस IG। ध्यान दो जरा, आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि I2 आए और I2 में से थोड़ा सा करंट ऊपर जाए IG?
हाँ, ये आईजी ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर जाए, आंसर है हो सकता है, लेकिन हमने ये मान लिया कि भाई ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो होता है, उल्टी डायरेक्शन में नहीं होता। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा। चलिए अब यहां से देखो, अब यहां से क्या हुआ, I1 माइनस IG आया और नीचे से इस पॉइंट के लिए आ गया I2 प्लस IG। सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, टेंशन मत लेना। अभी समझो, I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, तो IG से IG कैंसिल और I1 प्लस I2 बचेगा, और I1 प्लस I2 आप जानते हो क्या होता है, I होता है। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि भाई यहां पर जो नेट करंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, I। ये I करंट बैटरी से आया था और I करंट बैटरी में चला गया। बताइए जरा, ये क्लियर है? तो हमने ये बना लिया व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम, जिसमें हमने करंट वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में होना पड़ेगा। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो याद रखिए बैलेंस कंडीशन होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये सारी चीजें हम समझते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो निकालें और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक, अगर मुझे इन दोनों, और ये कौन सी कंडीशन है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो अगर मुझे ये तीन वैल्यू पता है तो मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक, डायरेक्ट S इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला बनेगा वो लगा देंगे। लेकिन सुनो, अभी क्या होता है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कैसे बनाया जाता है और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है समझो। देखो एक्चुअल में क्या है, व्हीटस्टोन तो था साइंटिस्ट का नाम, और ब्रिज इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि आप ये देख रहे हो, लेट से मैंने अगर यहां पर ये दो तीन नाम दे दूं, लेट से ये पॉइंट हो गया आपके पास A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D, इस सेल का EMF हो गया E। तो भाई देखो आप ये देखेंगे कि A B C D A। ठीक, अब आप ये समझो कि यहां पर ना B और D ये दो पॉइंट है, B और D ये दो पॉइंट है, तो ये दोनों, ये जो बीच वाली आप ब्रांच देख रहे हो, ये इन दो पॉइंट को कनेक्ट करने का काम कर रही है, और कनेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज। क्या बोलते हैं, ब्रिज। तो इसलिए हम इस डिवाइस को क्या, मतलब इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्लियर है नाउ? अभी समझो कि होता क्या है, होता यह है कि भाई जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कब सेम होगा, आंसर है भाई पोटेंशियल कैसे जो है हमें पता पड़ेगा। तो समझो, या पोटेंशियल फॉल क्यों होता है, तो यहां से कुछ करंट गया। देखो आपने पढ़ा है कि जब जब करंट के रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस आएगी, कोई भी रुकावट, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, तो पोटेंशियल चेंज होता है। क्लियर? तो हमने देखा कि भाई अगर करंट के रास्ते में ये रेजिस्टेंस P आ गई तो यहां पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू आ गई होगी। ठीक, और करंट जब यहां पहुंचा तो यहां भी ये करंट इस रेजिस्टेंस R से फ्लो हुआ, तो यहां भी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो गई होगी। तो यहां पर कुछ पोटेंशियल और यहां पर कुछ पोटेंशियल। जब तक इन दोनों पोटेंशियल के बीच में कुछ डिफरेंस रहेगा, जब तक इन दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, तो करंट का फ्लो होगा। अगर ये हायर पोटेंशियल पे तो ये करंट का फ्लो नीचे, अगर ये हायर पोटेंशियल पे तो करंट का फ्लो ऊपर। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हम इस ब्रिज को ऐसे सेट करते हैं कि भाई यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो जाए, सेम हो जाए। और वो कैसे कर सकते हैं भाई, वो हम इसकी वजह, जैसे मान के चलो यहां पर कुछ पोटेंशियल आ गया, ठीक, तो अब इस वाली रेजिस्टेंस का कुछ नहीं, लेकिन ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। हम इसमें से अपने मन से जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है ना, वो वैल्यू रख सकते हैं। तो यहां का पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां का पोटेंशियल चेंज करते 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 इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करते करते हम यहां का पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर कर देते हैं। तो हम देखते हैं इस गैल्वेनोमीटर के कांटे में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो यहां से हमें पता पड़ जाता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस हो गया। तो आप इसमें याद रखेंगे कि इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का याद रखेंगे कि इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज,
व्हीटस्टोन ब्रिज। गैल्वेनोमीटर में करंट कैसा, गैल्वेनोमीटर में करंट होता है 0। और जो फाइनल कंडीशन बन जाती है, फाइनल कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो होती है फाइनल कंडीशन, वो कंडीशन क्या होती है कि भाई आप ये जो रेशियो निकालेंगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S का, ये कैसा होगा, हमेशा सेम होगा। और कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन मिल जाए, मतलब आपको कोई भी नेटवर्क मिले और वहां पर आपको ऐसी रेजिस्टेंस मिल जाए कि भाई ये रेशियो आपको सेटिस्फाइड मिल जाए, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो हमेशा याद रखना वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन है। कभी भी आपको ऐसी 5 रेजिस्टेंस मिल जाए, कभी भी 5 रेजिस्टेंसेस मिल जाए और 5 रेजिस्टेंसेस में से आपको अगर ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S सेटिस्फाई हो जाए, क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो याद रखना कि इस ब्रांच में किसी तरह कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब क्या होता है कि एग्जाम में प्रूव करने को आ जाता है कि भाई इसको प्रूव भी करना है, तो हम इसको प्रूव कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर। और इसको प्रूव करने के लिए मैं करता हूं कि इसको ले जाता हूं नेक्स्ट पेज पर और इसको हम ऐड कर लेते हैं अपने रिसोर्स लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ऐड टू रिसोर्स लाइब्रेरी C13, ये ऐड हो चुका है। अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और यहां पर हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखो जरा रिसोर्स लाइब्रेरी खुल जाए, चलिए, तो रिसोर्स लाइब्रेरी में ये आ गया अपने पास और हम इसको यहां पर ले आए। बढ़िया फीचर है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो जाए तो। देखिए, तो अभी हम प्रूव करेंगे, इसमें एग्जाम में जो है बहुत पूछा जाता है ये प्रूव करना कि भाई आप प्रूव करके दिखाओ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करेंगे। और व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अप्लाई करते हैं इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, देखो अगर आपने जो है नहीं पढ़ा है तब भी मैं आपको बता दूं कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है कि जब भी मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करूंगा, जब भी करंट की डायरेक्शन में मेरी डायरेक्शन सेम होगी कैलकुलेशन की, तो पॉजिटिव साइन लेना है, और करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो नेगेटिव साइन लेना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, या नहीं भी देखा तो आप मेरी इस बात को आराम से समझ पाएंगे। तो ये डायरेक्शन मैंने कंसीडर कर ली कि भाई ये मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। क्लियर है, ये क्या है, मेरी कैलकुलेशन की डायरेक्शन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इन लूप, किस लूप में, तो मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा कि कौन से लूप में ले लें, आप बताओ जरा। इन लूप, कौन से लूप में, A B D A लूप में हम वर्क करेंगे। तो इन लूप A B D A। तो अभी हम क्या करें कि भाई देखो, जब जब करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी, हमें पता है, देखो एक लूप में चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल V इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अभी देखिए A से लेके B तक गए तो कोई रेजिस्टेंस आ रही है, हाँ आंसर, रेजिस्टेंस आ रही है P, और क्या हो रहा है भाई, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। अब देखो हम जा रहे हैं A टू B और करंट भी जा रहा है A टू B, तो फिर आप क्या देखते हैं कि आपको पॉजिटिव साइन लेना है। अब देखो B से लेके B टू D जाना है, आपको कहां जाना है, B टू D, तो आप जा रहे हो B टू D और करंट भी आ रहा है B टू D, तो आप साइन लेंगे पॉजिटिव। करंट की बात करें तो करंट है IG और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने कंसीडर कर ली कैपिटल G। अभी हम बात करेंगे, अभी हमें जाना है D टू A, तो आप ये देखो कि आप जा रहे हो D टू A और करंट आ रहा है A टू D, तो इसलिए आप यहां पे नेगेटिव साइन कंसीडर करोगे। और यहां पर क्या है भाई, I2 करंट है और कौन सी रेजिस्टेंस में, R रेजिस्टेंस में। तो भाई ये अपना एक लूप A से स्टार्ट हुआ और ये पे खत्म हो गया, तो हमने कहा एक लूप में जो है ये आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है 0 होता है। तो अगर हम बात करें इन बैलेंस कंडीशन या इन बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस ब्रिज में क्या होता है, IG करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 हो गया। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, और यहां से I1P इज इक्वल टू I2R, ये बना दी हमने एक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को नंबर में दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब हम वर्क करेंगे लूप इन लूप, कौन से लूप में, तो अभी हम वर्क करेंगे लूप BCDB, तो यहां पे लिख दूंगा BCDB। तो आप ये देखें कि BCDB लूप में अगर हम वर्क करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखिए B से लेके C तक जाओ, करंट कितना, करंट है I1 माइनस IG,
कौन सी रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, क्यू रेजिस्टेंस से। आप देखो आप जा रहे हो फ्रॉम बी टू सी और करंट भी जा रहा है फ्रॉम बी टू सी, तो यहां पर प्लस साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आ जाएंगे सी से लेके डी तक, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो नेगेटिव साइन आएगा, तो मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लिया। कितना करंट है भाई, I2 प्लस IG, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है, रेजिस्टेंस का नाम है यहां पे S। चलिए अब मैं जाऊंगा फ्रॉम D टू B, लेकिन करंट आ रहा है फ्रॉम B टू D, तो यहां पे माइनस साइन ले लूंगा, और माइनस साइन IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0। फिर से अगर यहां पे बैलेंस कंडीशन में, यहां पे इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है, इन बैलेंस ब्रिज IG इज इक्वल टू 0, जब IG की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो यहां पर बनेगा ओवरऑल मिला के I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू S, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो यहां से I1 क्यू इज इक्वल टू I2S ये बच रहा है, और इसको हम बना देंगे अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अभी मुझे करना है, सिंपल सी बात है भाई, दोनों इक्वेशन का मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहां लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो बस यहां पर आपको मिलेगा I1 P अपॉन I1 Q। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, I1 P इज इक्वल टू I2 R इज इक्वल टू I1 Q इज इक्वल टू I2 S। तो डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये हो गई आपकी बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई, और यहां से अगर मुझे S की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी RQ अपॉन P। तो ये हो गई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसको मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हो। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने अभी मुझे प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था किरचॉफ लॉ में, तो मैं इसका भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे देखो, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियो में एक स्टूडेंट का, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट का कमेंट मुझे देखने को मिला। तो बच्चों ने पूछा होता कि सर यहां से I2 प्लस I3 करंट आ रहा है ऊपर से। ठीक है, अगर आपने पूछा था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक, और यहां पर हमने एक बैटरी लगा के रखी हुई थी, ये कुछ ऐसा सीन था ना, ये देखो कुछ इस तरह की घटना थी। हाँ, तो हमने कहा कि भाई यहां से अगर I1 करंट निकल रहा है और ऊपर से I2 प्लस I3 आ रहा है, तो हमने ना यहां पे I1 करंट भेज दिया था I2 प्लस I3 में से निकाल के। तो बच्चों के मन में आ रहा था कि सर I2 प्लस I3, ऊपर I1 तो था ही नहीं, फिर यहां से I1 कैसे निकल गया। तो देखो सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखो, बैटरी से आपने जितना करंट निकाला था अल्टीमेटली बैटरी में उतना ही करंट पहुंचना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऊपर I1 है कि नहीं इससे हमें मतलब नहीं है। बोलो सर फिर निकल कैसे जाएगा, आप तो ये बताओ ना। तो एक्चुअल में ये मान लो कि I1 को I1 मत समझो, I1 को मान लो कि I1 2 एम्पियर था, ठीक, और I2 और I3 मिला के ये 3 एम्पियर और ये आपका 4 एम्पियर। तो क्या है, 7 एम्पियर में से यहां पे 2 एम्पियर नहीं जा सकता, जा सकता है कि नहीं। तो आप इसको I1 मत देखो, ये समझो कि I1 जितना करंट है ना उस I2 और I3 में छुपा हुआ है। क्लियर है। तो हम इस तरह से यहाँ पे नीचे इतना करंट आ जाएगा, भाई 7 में से 2 चला गया तो नीचे 5 एम्पियर करंट जा रहा होगा। समझे। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं। और आप भी जो है, अगर आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं था तो आप इस चीज को आगे के लिए ध्यान में रखिए। ठीक है। नाउ तो चलिए आगे हम बात करेंगे इसमें कि भाई ये क्वेश्चन आपको मिल गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि आपको निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये कंडीशन है, अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है यहां पे। तो देखिए अभी क्या करेंगे, लेट से आपने ना ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप सिंपल कुछ नहीं, आप यहां पे लिखेंगे ए, ये पॉइंट हो गया ए, इसमें 2-3 पॉइंट बन रहे हैं, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया सी। तो ए और सी ये ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा लेट से डी। देखो ये ए, इस जगह का नाम ए, रेजिस्टेंस आ गई तो भाई सेम पोटेंशियल हो नहीं सकता, तो हमने नाम दे दिया डी। अब देखना ए और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस, लेट से ये मान के चलो बी दो चीजों से, 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, ए से बी और डी से बी। तो मैंने यहां मान लिया बी और ये डी।
ठीक ना, बोले सर आपको कैसे पता कि भाई ऐसा ही दिखेगा है कि नहीं, अपने दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पहली चीज तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और वैसे भी नहीं हो तो भाई 4 रेजिस्टेंस, 4 हमने ऐसे बना ली, चारों को कनेक्ट करना है तो ऐसे तो बना नहीं देंगे, ए बी सी डी ऐसे बनाओगे तो फिर वापस से यही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो अभी सुनो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये बना दी हमने एक रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना। अभी देखो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये बना दी हमने एक रेजिस्टेंस। इसके बाद बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये बना दी हमने बीच में एक रेजिस्टेंस। इसके बाद डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सो ये बना दी गई। थोड़ा सा पास में लेके आऊंगा इसको, ठीक। देन बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, देखो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस। चलिए ये कुछ सीन हो गया। अब इसमें ना क्या दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में 1 एम्पियर मतलब 1 ओम, और ए और डी के बीच में 2 ओम, ये 5 है, और ये आपके पास 2 है, और ये आपके पास 4 है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे कि भाई यहां पे समझ लो कि भाई ये क्या है, आप इसको मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। यहां पे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S करो, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर ये रेशो इक्वल बैठ रहा है तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं कि भाई ये वाली जो रेजिस्टेंस है बैलेंस, ये पॉइंट बैलेंस हो गया तो ये वाली रेजिस्टेंस में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक। तो अपन देखते हैं जरा, तो हमने क्या देखा, P अपॉन Q तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू R अपॉन S तो 2 अपॉन 4। यहां से हमने समझा कि 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो गया। तो ये कंडीशन कैसी है, ये बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड कंडीशन अगर हो गई तो हमें पता पड़ गया कि ये वाले केस में ये रेजिस्टेंस बीच में है ही नहीं, और अगर ये रेजिस्टेंस बीच में है ही नहीं तो इसका मतलब है कि इसका जो सिंपल डायग्राम हम बना सकते हैं कुछ ऐसा बनाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, या यहां से आ रहा है, यहां से जा रहा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके बनाएंगे तो 1 2 2 4, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि 1, जो भी करंट 1 से जाएगा उसको 2 से पास होना पड़ेगा, 1, इसके बाद ये 2, और यहां से ये 2, और ये 4, 2 4 1 2, तो ऊपर 3 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 6। तो आप इसको ये दोनों पैरेलल में आप निकाल लोगे, 3 6 आपका 18 डिवाइड बाय 9, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई ये आ जाएगी। आंसर हो गया इसका, आंसर हो गया 2 ओम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। कभी भी 5 रेजिस्टेंसेस का सेट मिल जाए, कभी भी 5 रेजिस्टेंस इकट्ठी मिल जाए तो चेक कर लेना कहीं जो ब्रिज है वो बैलेंस तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, अब बोला सर अगर बैलेंस ना हो तो, सवाल तो उठता है कि अगर सर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ना हो तो सिंपल सी बात है, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो किरचॉफ लॉ आपको लगाना पड़ेगा, और अगर बैलेंस है तो ऐसे काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाई ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है ये ऐसा या ऐसा दिखे, या आपको ऐसा भी दिख सकता है। काउंट कर लो रेजिस्टेंस कितनी है, 5, बोला सर 6 भी हो सकती हैं, लेकिन 5 का ग्रुप आपको चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई छठवीं रेजिस्टेंस अलग से सीरीज या पैरेलल में हो, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये ऐसा देखने को मिल रहा है। अब आप समझो इसको कि ये इसमें ना 5 रेजिस्टेंसेस हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से, अगर आप इसको पकड़ के जैसे मान के चलो, आज पता नहीं ये क्यों छूट रहा है हाथ से, देखिए जरा। तो अगर आप इसको ध्यान से पकड़ लें और इसको पकड़ के ऐसे खींच दें, समझे, आप इसको पकड़ें, ये पकड़ लिया आपने, और पकड़ के इसको ऐसे कर दें। अगर ये हो गया बेंड तो मैं आपको समझा सकता हूं इसको, ठीक है। ये दूसरी साइड जा नहीं रहा है, चलो तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी हमने कॉपी करी, वेट, ये लो, ये ऐसा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करें कि ये वाले पॉइंट को मैंने पकड़ लिया
और इसको इस डायरेक्शन में मोड़ दिया। ये मीट करे ये पॉइंट ए, समझो। और इस बी पॉइंट को तो समझ गए कि भाई इन दोनों पकड़ के ऐसे खींच दिया मैंने, तो ये 5 ओम के इस साइड चला जाएगा ऐसे, समझ गए। तो ये आपके पास आर और ये आपके पास आर, और 5 ओम बीच में रह गया, और इस बी को पकड़ के नीचे कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बी को पकड़ के नीचे कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। बस ये बात है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो आप ये चीज समझिए कि भाई यहां पर ना, अब देख लो कि ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, तो आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। मतलब आप इसको ये ऐसा समझें कि आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमाना पड़ेगा। अब कैसे घुमाओगे? तो भाई हमने इसको कुछ ऐसा कर दिया, देखना जरा, समझो, बस काम हो गया। ये देखो ये कुछ ऐसा हो गया। अब तो दिख रहा है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखना जरा, ये आर अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर, ठीक है। बस ये तो कुछ है नहीं, ये हमने डिलीट कर दिया। चलिए, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर ये बैलेंस है तो इस 5 ओम में कोई भी करंट नहीं आएगा। तो आप ये देखेंगे कि भाई अगर हम इन दोनों की सर्किट बनाएंगे तो ये कुछ ऐसी बनेगी, आर और ये आर और आर, ठीक है। तो ये आपके पास 2R ये सीरीज में है, तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, ये 2R और ये 2R पैरेलल में, तो आंसर हो जाएगा आपके पास R ओम या सिंपल R। ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ना समझ में आए तो आगे हम डिस्कशन करेंगे कभी। देखिए जरा, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मीटर ब्रिज पे। ऑल्दो मैं इस टॉपिक को सेपरेटली लेता, लेकिन हमें थोड़ा सिलेबस को जल्दी बढ़ाना है, तो मैं एक ही सिलेबस में मतलब एक ही वीडियो में इसको ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। मीटर ब्रिज की बात करें तो मीटर ब्रिज क्या होता है? देखो, अभी हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज तो एक प्रिंसिपल है, एक अरेंजमेंट है सिंपल 4 रेजिस्टेंसेस का, आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिद्धांत है, एक आइडिया है, एक क्रिएटिविटी कह सकते हो आप इसको। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया किस फॉर्म में? मीटर ब्रिज के फॉर्म में। देखो, मीटर ब्रिज का एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको हर फिजिक्स की लैब में आपके स्कूल में देखने को जरूर से मिलेगा। तो इस मीटर ब्रिज में क्या होता है कि आपको एक वुडन प्लैंक होता है, मतलब लकड़ी का पीस, इस लकड़ी के पीस पर एक वायर बंधा होता है, लकड़ी के पीस पर एक वायर, ठीक। ये वायर कुछ आप दिखा सकते हैं भाई, इसको आप दिखा दें कि ये कुछ आपके इस तरह से ग्रीन कलर का हो गया, ठीक। ये वायर आपका बेसिकली अलॉय का बना होता है। वायर किसका? ये वायर आपका अलॉय का है, समझना है इसको ध्यान से। अलॉय का वायर है, और अलॉय में भी कौन सा? कॉन्स्टेंटन होगा। कॉन्स्टेंटन एक अलॉय है, या फिर होगा ये मैंगनीन का, मैंगनीन, ठीक। अलॉय क्यों? क्योंकि अलॉय जो है ना, अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और हम चाहते हैं कि भाई ऐसा वायर मिल जाए हमें जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है। रेजिस्टिविटी हाई होने से क्या होता है कि अगर इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो I इंटू आर, तो हमें क्या है ना, एक नोटिसेबल पोटेंशियल चेंज मिलता रहेगा। तो यहां से करंट फ्लो हुआ, कुछ यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, यहां तक करंट पहुंचा तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ होगी, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ होगी। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम अलॉय वायर का यूज करते हैं, एक रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि अलॉय में ज्यादा टाइम तक करंट भी फ्लो होने लगता रहता है, तो हीटिंग होने से अलॉय की रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है। मतलब इससे आपका जो रिजल्ट है उसके इफेक्ट पर, उसके मतलब एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम अलॉय वायर यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये बहुत लो होता है। टेम्परेचर से इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पर ना के बराबर नेग्लिजिबल चेंज आता है, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां पर दो कॉपर की प्लेट लेते हैं, ठीक, थिक कॉपर प्लेट्स। चलिए, ये कॉपर प्लेट हो गई, ठीक है। चलिए,
ये कॉपर प्लेट हो गई। ये क्या है भाई, यहां पर हम कनेक्शन करेंगे गैल्वेनोमीटर वगैरह का। ठीक ना, ये आपके पास यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब हमें इसको बनाना है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखना चाहिए, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर की नीडल में जब डिफ्लेक्शन होता है तो पता पड़ता है करंट आ रहा है। और इस गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट करेंगे। ये जॉकी क्या होता है सर, तो जॉकी आप ऐसे मान के चलिए, जॉकी जॉकी क्या होता है, जॉकी आप ऐसे मान के चलिए एक रॉड है, एक स्लाइडिंग रॉड है। जैसे टेस्टर होता है ना, आप इस जॉकी को वायर पे स्लाइड कर सकते हैं, और इस जॉकी को स्लाइड करोगे तो इस जॉकी में करंट जाएगा, और वो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में वो शो होगा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब बैलेंस पॉइंट मिला कि नहीं मिला। बैलेंस पॉइंट समझते हो, जब दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो भाई गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा, और ऐसे पॉइंट को ऐसे पॉइंट पर रखने से जो पॉइंट हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस पॉइंट, या वो पॉइंट जहां पे रख दिया गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ऐसे पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। अभी सुनो, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट किया हुआ था ऐसे ही हमने एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। चलिए देखो, इस बैटरी का कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ वगैरह कुछ भी होगा। ठीक ना, ध्यान से देखो। अभी क्या है कि अब सुनना ध्यान से, क्या होता है कि यहां पर ये रेजिस्टेंस हो गई आर और ये रेजिस्टेंस हो गई एस। मुझे इस एस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, और ये गैल्वेनोमीटर हो गया कैपिटल जी। ये जो कॉपर की ये जो प्लेट होती है ना, ये कॉपर की बनी होती है, कॉपर की। ठीक, अब कॉपर की ही क्यों, क्योंकि कॉपर की जो रेजिस्टेंस, कॉपर बेस्ट मतलब जो सिल्वर के बाद सबसे बेस्ट कंडक्टर है, सबसे ज्यादा तो हम इसको यूज करते हैं। सिल्वर बहुत महंगा होता है तो हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। ठीक, तो कॉपर आप ये मान के चलिए सबसे बढ़िया कंडक्टर है, और कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है ये भी सबसे लो है, ऑलमोस्ट बहुत लो है। ठीक है, तो क्या होता है, यहां से यहां तक जब करंट फ्लो होगा तो इसकी रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हम मान सकते हैं, और जब इसकी रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होगी तो पूरा, और ये अपन ने एक रेजिस्टेंस अलग से लगा के रखी हुई है, रेजिस्टेंस बॉक्स हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है नाउ, तो ये आप समझो कि तो कहने का मतलब वो करंट जब यहां से यहां पहुंचेगा तो इस कॉपर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होने के कारण, नेग्लेजिबल होने के कारण से, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होने के कारण से किसी भी तरह का पोटेंशियल यहां से यहां तक चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल सिर्फ इस रेजिस्टेंस के पास होने से चेंज होगा। इसको हम यहां से समझ सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से कि पोटेंशियल यहां से यहां तक चेंज नहीं हुआ, जब इसको चेंज करे, जब इसको ही करंट पास करेगा तभी पोटेंशियल चेंज होगा। इसलिए हमने ये कौन सी यूज करी, कॉपर की जो है प्लेट्स को हमने यूज करा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पोटेंशियल सिर्फ इस रेजिस्टेंस के कारण जो है यहां पर ड्रॉप हो या चेंज हो। क्लियर है नाउ, ठीक, इसलिए हमने कॉपर का यूज किया। अब इसके बाद ना यहां पर एक स्केल का यूज होता है, किसका, स्केल का। चलिए, तो स्केल का यूज होता है तो वो भी हम यहां पे दिखा देते हैं। स्केल का भाई जो यूज है ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्केल से हमें पता पड़ेगा कि इस वायर में कितनी दूरी पर बैलेंस पॉइंट हमें मिल रहा है। तो स्केल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप ये देखेंगे भाई इस ब्रिज को नाम क्या दिया गया, मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें जो वायर हम यूज करते हैं, इस वायर की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। क्या होती है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो मैं इसको बोल देता हूं 100 सेंटीमीटर। क्लियर है नाउ, अभी ध्यान देंगे आप, अभी ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे चीजों को। देखो, अब हम इसकी हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है एस, जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो हमने ये प्रिंसिपल तो यूज कर ही लिया है कि जब भी आप P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S करोगे तो आपको यहां से अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि S की वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर R तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन P और Q दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर P और Q दिखाई पड़ जाएगा तो हम यहां पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अभी क्या करा जाए, अभी सिंपल सी बात यहां पर छोटी सी कहानी समझी जाए कि भाई देखो जरा कि जब करंट यहां इस बैटरी से निकला आई, तो ये आई करंट यहां पर पहुंचा, ये आई करंट यहां पे पहुंचा, तो इस करंट को दो रास्ते मिल गए। एक करंट यहां पहुंचा I1 और एक पार्ट यहां पहुंचा जिसको हमने कुछ भी नाम दे दिया I2। ये मैटर नहीं करता, आप सिर्फ इतना याद रखो कि भाई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट इस वायर से फ्लो हो रहा है, सिर्फ आपको इस बात पे ध्यान देना है। तो भाई यहां पर क्योंकि आप कंफ्यूजन में ना आए तो मैं यहां पर सिर्फ आपको करंट दिखा देता हूं, लेकिन करंट कौन सा है ये नहीं मैं बता रहा हूं, क्योंकि इससे हमें जो है मतलब भी नहीं है। तो हमने बताया करंट दो रास्ते से गया, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अभी समझो, अभी क्या होता है कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई यहां पर ना, यहां पर आप ये देखो कि आपको पॉइंट बी, मतलब एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के बाद ये दो पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया और यहां पर आपको बैलेंस पॉइंट ढूंढना होता है। क्या, जब बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, जब ए से जब करंट यहां से पास होता है तो बी तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ पोटेंशियल चेंज हो जाता है। अब हम सब कुछ इसी उसमें समझेंगे, ध्यान समझना। तो देखो करंट यहां पहुंचा, फिर जैसे ही करंट इस रेजिस्टेंस से पास हुआ, जब जब करंट रेजिस्टेंस से पास होगा तो भाई पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। मैंने कहा कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ गया होगा, से पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट। देखो यहां पर देखो, ये बैटरी मान के चलो 100 वोल्ट की है, कितने की है, 100 वोल्ट की, या मान के चलो ये बैटरी है आपकी 25 वोल्ट की, ये मान के चलो 25 वोल्ट, ठीक, अच्छा 5 बनाऊंगा, ठीक। ये बैटरी कितने की, 25 वोल्ट की है। अब इस जगह का पोटेंशियल 25 वोल्ट होगा क्योंकि ये डायरेक्टली इस जगह से कनेक्टेड है, और इस जगह का पोटेंशियल अगर ये 25 हायर टर्मिनल और लोअर का 0 तो यहां का 0 होगा। ठीक, समझो तो समझो कि यहां पर 25 वोल्ट पोटेंशियल। अब इस रेजिस्टेंस से जैसे ही करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहां पर इस जगह का पोटेंशियल कुछ भी होगा। क्या होगा, कुछ भी। मैंने कितना मान लिया भाई, 10 वोल्ट। अब समझो यहां का पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट, और ये पॉइंट कनेक्टेड है इस वायर से गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अभी समझना, अब इस वायर में भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, इस वायर में भी करंट फ्लो हो रहा है। अभी क्या है कि भाई जॉकी जो है, अभी जॉकी कनेक्टेड, अभी मैंने जॉकी कनेक्ट नहीं करी हुई है। अभी समझना, अभी क्या होता है कि इस वायर में से भी करंट आ रहा है, इस वायर में से भी करंट आ रहा है। अगर मैं ऊपर से एक वायर लेके आता हूं और इसमें कनेक्ट करा दूंगा तो बताओ क्या करंट का फ्लो होगा ऊपर से नीचे? आंसर इज, देखो कनेक्शन होगा तो करंट का फ्लो हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऊपर का पोटेंशियल कि नीचे का पोटेंशियल। बोले सर नीचे का पोटेंशियल भी चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ये कौन सा वायर है, ये वायर है रेजिस्टेंस वायर, मतलब अलॉय वायर है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे करंट इस रेजिस्टेंस वायर से पास होगा, इस जगह का पोटेंशियल चेंज होगा। देखो यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होते होते, क्योंकि देखो करंट जब भी किसी भी रेजिस्टेंस, चाहे वो रेजिस्टेंस वायर ही क्यों ना हो, से पास होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। तो करंट थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो और रेजिस्टेंस, क्योंकि पूरा वायर रेजिस्टेंस वायर ही अलॉय का बना है, अच्छी खासी रेजिस्टिविटी, तो यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होते होते तो इस पूरे वायर का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक, अब आपने क्या किया, जॉकी को लिया और इस जगह पे ला करके, जॉकी को लिया और इस जगह पे ला करके रख दिया। तो आप क्या देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के कांटे में डिफ्लेक्शन हुआ, ये गैल्वेनोमीटर का वायर जो है ऐसे डिफ्लेक्ट करा, ऐसे हिला। बात समझना। तो यहां पर आपको देखने को क्या मिलता है कि भाई अगर गैल्वेनोमीटर का जो वायर है डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल और इस वायर पे इस जगह पे जो पोटेंशियल है, ये दोनों पॉइंट बराबर नहीं है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है, क्योंकि सेम पोटेंशियल होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक, अब आपने इस जॉकी को स्लाइड करते करते इस जगह पे रख दिया तो आपने पाया कि भाई नहीं, अभी भी जो है, अभी भी करंट का फ्लो हो रहा है इस गैल्वेनोमीटर में। तो आपने जॉकी को स्लाइड करते करते आपने इसको एक ऐसी जगह पे रख दिया कि जहां पर जॉकी रखने से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जरा भी करंट फ्लो नहीं हुआ। और हम समझ गए कि भाई ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर है। तो भाई इस जगह को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, 10 वोल्ट के बजाय कुछ भी नाम दे देते हैं, लेट्स से बी।
तो भाई इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल बराबर होगा, तो लेट से ए बी और ये सी, और इस जगह का पोटेंशियल हो गया डी। ठीक, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब जिस जगह पे ये पॉइंट हमें मिला है, हम क्या करेंगे कि भाई उस जगह की लेंथ को मेजर करेंगे, क्योंकि नीचे स्केल लगी है, तो हमने उस लेंथ को मेजर कर लिया, और लेट से ये लेंथ हो गई एल। तो भाई ये वाली लेंथ एल हो गई, तो ये वाली लेंथ क्या हो गई 100 माइनस एल, और ये वैल्यू है सेंटीमीटर में। बस अब आप समझते हो कि बोला सर आपने तो कहा था कि हमें रेजिस्टेंस मिलेगी P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस के लिए, हमें तो रेजिस्टेंस तो नहीं मिली, लेंथ मिली है। तो भाई अगर आपको लेंथ पता है तो रेजिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है। देखो P रेजिस्टेंस है, तो भाई रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए। ठीक है, Q भी रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला क्या होगा, रो 100 माइनस एल अपॉन ए। अब आपको करना है बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, तो इन बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, बैलेंस वेस्ट बंगाल, हाँ ठीक है, सुनो, इन बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, ध्यान दो जरा। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, तो P अपॉन क्यू रो एल बाय ए अपॉन रो 100 माइनस एल बाय ए इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो यहां से आप ये देखेंगे कि आपको ये मिल गया कि भाई L अपॉन 100 माइनस एल, दोनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया R अपॉन एस। तो ये आपकी कंडीशन बन गई बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज के लिए, या मीटर ब्रिज में जब भी आपको निकालना है अननोन रेजिस्टेंस वगैरह, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये आप पुट करेंगे और इस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये होता है मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा। हाँ, क्वेश्चन करने हैं अभी अपन को। हाँ, वीडियो की लेंथ 40 मिनट की अप्रॉक्स हो चुकी है, तो चलिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि मीटर ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना सकें तरीके से। ठीक है, चलिए देखो, तो ये 2 क्वेश्चन एकदम बेसिक है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, समझना चीजों को बहुत आसान है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक मीटर ब्रिज होगा, ये बना के दे दिया उन्होंने मीटर ब्रिज। ठीक, चलो, एक मीटर ब्रिज है और नल पॉइंट, भाई बैलेंस पॉइंट, जिस चीज को हम इतने टाइम से बैलेंस पॉइंट चिल्ला रहे थे, उसको आप नल पॉइंट ही बोलते हैं। क्लियर नाउ? तो कहा जा रहा है कि मीटर ब्रिज में जो नल पॉइंट है ये आपको 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा है ए से। मतलब कहा जा रहा है कि भाई ए पॉइंट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको नल पॉइंट मिला। ठीक, चलिए अभी क्या कह रहा है कि भाई इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज एस, द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। सुनो, बात सुनो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि कभी भी आप दूसरी वाली रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस को ऐड करोगे, मतलब आप दूसरी वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे। मैं आपसे बहुत आसान सी बात करूं, छोटी सी बात समझो। मैं इसी चीज को ना आपको बता रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊं इसको, उसके बाद बताऊं। जैसे मान के चलो कि बैलेंस पॉइंट आपको कब मिलता है, जैसे इस जगह का पोटेंशियल, सुनो, इस जगह का पोटेंशियल जो है ये कितना है, ये वैल्यू हो गई आपकी, मान के चलो 10 ओम। कितनी हो गई? 10 ओम। और यहां से कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा 1 एम्पियर, तो यहां का पोटेंशियल चेंज कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। अब यहां पे कुछ करंट गया और यहां पे मुझे ना बैलेंस पॉइंट मिला 10 वोल्ट पे। अभी समझना, अगर मैंने मतलब इतनी लेंथ पे 10 वोल्ट आ गया, क्योंकि करंट इनटू इस वायर की इतनी लेंथ की जो रेजिस्टेंस, तो मुझे कितना मिल गया? 10 वोल्ट। सुनना, समझना बात को। अगर मैं इस वाली रेजिस्टेंस में 5 ओम बढ़ा देता हूं, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट, 15 ओम। तो I इंटू आर करूंगा तो मुझे इस जगह का पोटेंशियल कितना मिलेगा? 15 वोल्ट। एक रफ आइडिया में ले रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताओ कि 15 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट हो गया, तो अब मुझे ये जो बैलेंस पॉइंट है
ये आगे मिलेगा कि पीछे मिलेगा? सोचो जरा, ये 15 वोल्ट आगे मिलेगा पीछे? तो आंसर है कि भाई I इंटू आर। अब मुझे ना 15 वोल्ट चाहिए, तो 15 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। और रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगी? ज्यादा लेंथ जब करंट फ्लो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो याद रखो, तो इसका मतलब बैलेंस पॉइंट मुझे करीब यहां पे मिलेगा। जब लेंथ बढ़ेगी तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तभी तो I इंटू आर मतलब वोल्ट बढ़ेगा। समझे? तो मैं आपको यहां पर छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं जिसको आप ध्यान समझेंगे। अगर आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आई तो एक बार उसको रिवाइंड करो वीडियो को, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब पहली वाली रेजिस्टेंस, जब इस आर में जब आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, मैं रेजिस्टेंस ऐड करने ही क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है सीरीज में ऐड कर दे या पैरेलल में। सीरीज में ऐड करोगे इसके कोई रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, और पैरेलल में ऐड करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, है क्या नहीं? तो जब आप इसकी वैल्यू को, आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आप ये देखेंगे बैलेंस पॉइंट ना हल्का सा दूसरे एंड की साइड पड़ेगा। और जब आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो बैलेंस पॉइंट इस साइड को जाएगा। बात समझो? ठीक, अब ये आपको बताना है क्यों, मैं आपको बता देता हूं, चलो समझो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बोला सर आपने आंसर नहीं दिया। देखो, जब आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे ना, तो पोटेंशियल तो भाई बैटरी का वही है 10-20 वोल्ट, 10 वोल्ट मान लो। अब आपने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली इन दोनों पॉइंट के क्रॉस ज्यादा पोटेंशियल होगा, है कि नहीं? तो ये वायर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये वाली जो बैलेंस पॉइंट है वो इस साइड को खिसक जाएगा। समझोगे? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ज्यादा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कम होना। भाई अगर बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इसके अक्रॉस 7 वोल्ट निकल रहा है, तो इसके अक्रॉस तो 3 करना पड़ेगा। अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो इसके अक्रॉस 8 हो गया, इसके अक्रॉस 2 करना पड़ेगा, तो 2 के लिए बैलेंस पॉइंट यहां हो गया। इसके अक्रॉस अगर मान के रेजिस्टेंस को और बढ़ाया तो ये हो गया 9 वोल्ट। इसके अक्रॉस अब बचा 1 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल तो वही 10 वोल्ट है क्या नहीं? तो बैलेंस पॉइंट और खिसक जाएगा इस साइड। तो आई होप मुझे मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखो, डिटेल लेक्चर और शॉर्ट लेक्चर में क्या डिफरेंस होता है, वन शॉट में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप वन शॉट देखते हैं या जो छोटी वीडियो देखते हैं फुल चैप्टर में 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आप बहुत छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर पाते हो। लेकिन इस तरह की जब अपन वीडियो देखते हैं तो अपन फ्री हो जाते हैं। हाँ, टाइम बाउंडेशन नहीं रहती अपने पास कि भाई 1 घंटे की वीडियो चाहिए या आधे घंटे की वीडियो। आप ये जानते हो कि अगर मैं इसी वीडियो को 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा देन आई विल गेट एटलीस्ट 1 लाख व्यू। हाँ, 50,000 व्यू, 50,000 व्यू तो कम से कम मुझे मिल ही जाएंगे। लेकिन हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, चले जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली देखो, मैं भी कोई काम कर रहा हूं और मुझे अभी व्यूज या कोई भी चीज कम मिल रही है, तो मुझे या हम सभी को ना उस चीज का जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक, फ्यूचर में मिलने वाला है, किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेगा, एंड यू गाइज विल आल्सो सी दिस। ठीक, तो आप इस चीज समझो कि आपने जो यहां पर समझा, आप इसको एक बार रिवाइंड करें, सोचने की, समझने की कोशिश करें। अदरवाइज क्वेश्चन पे तो हम आ ही रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको फिर से एक की पॉइंट दूंगा, अगर आप ये वाली रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो बैलेंस पॉइंट जो होगा वो इस साइड जाएगा, और अगर आप इस वाली रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो बैलेंस पॉइंट इस साइड जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऑल्दो क्वेश्चन में लिख के दिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया जाता तो आप क्या करेंगे, उस चीज के लिए मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ है मीटर ब्रिज है जिसमें नल पॉइंट आपको मिलता है 40 सेंटीमीटर पे। ठीक, ये 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल रहा है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि यदि आपने 12, देखो नॉर्मली आपको 40 सेंटीमीटर मिल रहा है नल पॉइंट, तो ये वाली लेंथ हो गई 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये नॉर्मल केस है जब आर और एस थे। उसके बाद कह रहा है कि जब इफ ए 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, जब आप इस एस में 12 ओम कनेक्ट कर देंगे तो नल पॉइंट जो है ना, ये आपको 40 सेंटीमीटर की जगह ये आपको 50 सेंटीमीटर पे मिलेगा। यहां पे ये आपको 50 सेंटीमीटर पे मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? देखो एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो गया कि भाई देखो आपने इसकी रेजिस्टेंस को कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां देखो हमने यही तो पढ़ा हुआ था, अभी हमने यही चीज पढ़ी हुई थी कि जब आप इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो बैलेंस पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाता है, जब आप इसकी रेजिस्टेंस कम करोगे तो बैलेंस पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा। यही चीज पढ़ी थी ना, वही चीज हो गई। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब आपने ये सिंपल P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, केस 1, मैं इसको केस 1 बनाता हूं, केस 1, तो 40 अपॉन 60 इज इक्वल टू, यहां पर आप ये देखोगे कि R अपॉन S चल रहा है।
ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इज इक्वल टू R अपॉन S। वैल्यूज वगैरह की अगर हमें कोई जरूरत होगी तो हम यहां से ले लेंगे। आगे क्या दिया हुआ है कि जब आप ये 12 ओम की रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जब आप 12 ओम की रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आप क्या पाएंगे कि भाई जो बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर मिलेगा। तो केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 तो बैलेंस पॉइंट आपको 50 मिल रहा है, 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू, यहां पे रेजिस्टेंस की बात करें तो R अपॉन S, और S की जो मतलब ये वैल्यू जो रेजिस्टेंस की हो जाएगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, S इंटू 12, S इंटू 12, ये S इंटू 12 अपॉन S प्लस 12 ऐसे होगा। चलिए अब ये करेंगे, ये तो बच गया 1 और यहां पे क्या हो गया, आप चाहो तो यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R इंटू S प्लस 12 इंटू 12S। ठीक, चलिए अब हम चाहें तो यहां पर R अपॉन S की वैल्यू रख सकते हैं तो काम बन जाएगा। एक काम करते हैं, तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि R अपॉन S इज इक्वल टू, बन तो जाएगा आराम से, देखो 1 इज इक्वल टू ये R अपॉन S की वैल्यू को मैं 2/3 लिख देता हूं। तो अगर मैं इसको 2/3 लिखूंगा तो नीचे हो जाएगा 36 और यहां पे क्या है S प्लस 12। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका 36 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2S प्लस ये आपके पास 24। तो यहां पर आप ये देखोगे कि ये आपके पास 2S इज इक्वल टू बचा 36 माइनस 24, तो ये बचा आपके पास 12। तो S की वैल्यू आ गई आपके पास 6 ओम। S की वैल्यू अगर आपके 6 ओम आ गई तो आप यहां से निकाल सकते हो ये वाली इक्वेशन का यूज करके कि भाई R अपॉन S की वैल्यू 6 ओम इज इक्वल टू 2/3, तो यहां से ये आपके पास हो जाएगा R इज इक्वल टू 4 ओम। दोबारा चलिए, तो 4 ओम। इस तरह से आपने यहां पर R और S की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बहुत आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, आपको बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, यहां पर एक छोटा सा होमवर्क आपको दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो है आपको सोचने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक होमवर्क दूंगा। इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बतानी होगी। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, इन फिगर शोज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज, मतलब आपको एक मीटर ब्रिज यहां पर दिखाया गया है इस क्वेश्चन में। आराम से क्वेश्चन समझना, सोचना, ठीक, हो सकता है कि छोटी मोटी एरर हो जाए, बाकी एक बार क्वेश्चन को समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, तो फिगर में क्या बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मीटर ब्रिज का। कह रहा है कि व्हेन टू अननोन रेजिस्टेंस X एंड Y आर इंसर्टेड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर, टेक फ्रॉम एंड ए। अब समझना क्या कह रहा है कि जब कोई अननोन रेजिस्टेंस X और Y हमने यूज करी हुई थी तो आपको जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है ये 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो मैं यहां पे केस 1 डाल के ऐसे लिख देता हूं, केस 1 कि भाई 40 सेंटीमीटर मिल रहा है बैलेंस पॉइंट, तो 40 दूसरा पॉइंट कितने पे हो जाएगा, मतलब दूसरी लाइन 60। तो X और Y जब हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 40 और 40 मिल रहा है। ठीक है, तो X अपॉन Y इज इक्वल टू इतना, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक ना, अभी सुनो, इसके बाद कह रहा है कि व्हेन रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद X, तो जब 10 ओम की रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट करी जाएगी तो नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है। अब उसने ये नहीं लिखा कि कहां खिसक जाता है, बात समझो। देखो वैसे क्वेश्चन में लिख के देगा, लेकिन ये भी तो क्वेश्चन ही है, इसने लिख के नहीं दिया, तो हमें समझना पड़ेगा ना कि अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाई है तो बैलेंस पॉइंट इस साइड नहीं खिसकेगा, फिर बैलेंस पॉइंट इस साइड खिसकेगा। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस कम कर देते तो इस साइड खिसकाता, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दे तो इस साइड खिसकता है, इसकी रेजिस्टेंस कम करोगे तो इस साइड खिसकाएगा। ये बातें रिवाइंड करके देखो, बार बार थोड़ा सोचोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तब जाके आपके दिमाग में वो सुई चुभेगी, समझे ना। तो अभी जब आपने इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो बैलेंस पॉइंट यहां खिसकेगा 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको बैलेंस पॉइंट, दूसरे केस में बैलेंस पॉइंट कहां मिला, 50 सेंटीमीटर पे। कहां मिला, 50 सेंटीमीटर। कब मिला, जब आपने इसमें 10 ओम बढ़ा दिया। तो देखो जब आपने इसमें 10 ओम बढ़ाया तो बैलेंस पॉइंट आपको 50 पे मिला, तो मैं यहां लिखूंगा केस 2, 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू X प्लस 10 अपॉन Y। ये बात क्लियर हुई। अब यहां से क्या कर लो कि यहां से ये तो बन गया 1, बाकी सारी ये छोड़ देते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Y इज इक्वल टू, अब समझना,
कि मैं क्या कर सकता हूं कि भाई x की वैल्यू मैं देखूं, x की वैल्यू तो ये हो जाएगी 2/3y। तो यहां से मैं क्या करूं कि भाई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो y तो चलो ठीक है, x की वैल्यू 2/3y प्लस 10। तो 10 को मैंने यहीं पे रखा, छोड़ दिया। अब y माइनस 2/3y इज इक्वल टू 10। यहां से करेंगे तो भाई y कॉमन आ गया, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 10। तो y ठीक है, और ये 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू, मतलब ये आपका बन जाएगा y इंटू 1/3 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 ओम। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। अभी क्या होगा कि y की वैल्यू मैंने 30 ओम निकाल दी, तो x की वैल्यू देखो 2/3 तो x इज इक्वल 2/3 इंटू y की वैल्यू 30। तो यहां पे मुझे x की वैल्यू भी 20 ओम मिल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 20 ओम। नाउ अभी इस क्वेश्चन में देखना यहां पर और क्या पूछा गया है। देखो इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। अब देखो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, उसमें कितने 3 पार्ट। तो अब कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। तो पहली चीज तो उसने बोला कि जब दो अननोन रेजिस्टेंसेस कनेक्ट थी तो आपको बैलेंस पॉइंट मिल रहा है भाई 40 सेंटीमीटर पे। फिर आपने ये x में 10 ओम की रेजिस्टेंस जोड़ दी तो बैलेंस पॉइंट मिल गया 50 सेंटीमीटर पे। अब कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट की पोजीशन निकालो जब ये अननोन रेजिस्टेंस इस y के साथ, क्या अननोन रेजिस्टेंस इज इंस्टेड कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस y। तो अगर y के साथ आप अननोन रेजिस्टेंस ये 10 ओम की वैल्यू कनेक्ट कर दोगे, तो फिर मतलब इस y के साथ आप 10 ओम कनेक्ट कर दोगे सीरीज में, तो फिर नल पॉइंट आपको कहां मिलेगा। अब आप ये कैसे करेंगे, तो यहां पर ना थोड़ा सा काम अपन को करना है। क्या करेंगे कि भाई यहां पर आप ये देखो कि अज्यूम कर लोगे, हम ये मान लेंगे कि अब हमें बैलेंस पॉइंट निकालना है। तो हमने मान लिया कि इफ 10 ohm is connected in series with y, then we assume balance point at L फ्रॉम A। तो हमने मान लिया कि भाई बैलेंस पॉइंट L डिस्टेंस में मिलेगा। तो L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 10। ठीक है, तो बस अब आपको यहां से मुझे L की वैल्यू निकालनी है। अप्रॉक्स ये कितनी आएगी ये बस आपको जो बताना है। x की वैल्यू आपने निकाली थी, y की वैल्यू आपने निकाली थी, ये चीज हम कर चुके हैं। ये आपका है होमवर्क जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ये मैं एक क्वेश्चन एक वैल्यू इसलिए छोड़ देता हूं ताकि मुझे पता पड़े कि भाई कम से कम आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और मेरी ये वीडियो आपके काम आ पाई। अगर आप चाहते हैं भाई इस चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिले तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और बस इतना ही है। अगर आप चाहें तो इन नोट्स वगैरह को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन करो, आपको यहां से बहुत सारी हेल्प मिलती रहेगी। ठीक, सो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू। महादेव।